ये एक तहलका खेज इंकशाफात करने जा रहे हैं कि किस तरह से ये गवर्नमेंट मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर हाथ डाल, ये कंप्लीट झूठ है। ये मतलब अगर इनके पास कोई प्रूफ है तो बताएं, नंबर्स बताएं कि 700 अरब डॉलर की कौन से आपने नई चीज पकड़ी है। ये फिर कौन को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं, एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलते हैं। ये जो गवर्नमेंट के स्पोक्समैन तसाबुर रहमान नए आए हैं, मैंने बार बार उनसे पूछा, कल भी पूछा कि भाई ये बता तो दो कि तुम्हारे पास ये इख्तियार है, सही इख्तियार है नहीं, डोंगरे बरसाते फिरते हो। तो ये भी वैसा ही दावा है। वैसे तो शहजाद अकबर साहब आज तक जितने दावे कर चुके हैं, उनमें कभी सदाकत नहीं निकली, लेकिन अल्लाह करे इसमें सदाकत हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आजकल वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है एहतसाब पर कानूनी कार्रवाई, पर सवाल यह है कि कानूनी तौर पर लूटी हुई दौलत वापस पाकिस्तान आ भी सकती है या नहीं। आपको याद होगा कि बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ ज़रदारी के स्विस अकाउंट्स के बारे में हमेशा बात होती थी। उस वक्त सख्त तनकीद की जाती थी कि वो लूटा हुआ पैसा है, पर बाद में वो केसेस टाइम लैप्स होने की वजह से खत्म हो गए। आज हमने कानूनी और माशी माहिरीन मद्दू किए हैं। चूंकि सियासत एक तरफ, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई हुकूमत लौटी हुई दौलत पाकिस्तान वापस ला भी सकती है या ये मजीद सियासी बयानात हैं। हमारे साथ हैं पेशावर से शौकत यूसुफजई साहब, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। शौकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आ गए, क्योंकि हमने आपके बाकी जितने कॉलीग्स हैं उनको भी फ़ोन किया था और वो इस इशू के ऊपर आने से वकीलों के साथ डर रहे थे। तो इसलिए अब मैं आप सबका भी इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। शब्बर जैदी साहब हमारे साथ हैं और टैक्स के माहिर हैं, साबिक निगरान सूबाई वजीर खजाना, कराची से हमें ज्वाइन करे हैं। बैरिस्टर राशिद असलम साहब माहिर बरतानवी कानून हैं, एक लॉयर हैं और हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं इस्लामाबाद के अंदर बैरिस्टर खुरम हाशमी साहब, वो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और इंटरनेशनल केसेस के ऊपर वो एक लीगल एक्सपर्ट हैं। इससे पहले कि आप तमाम लोगों से हम गुफ्तगू शुरू करें, अगर आप वो क्लिप दिखा दीजिए जो कल शहजाद अकबर साहब ने अकामा के बारे में कहा था, ताकि बात आगे बढ़ सके। दूसरे वो अकामा होल्डर हैं जो कोई वजीर आजम है, कोई वजीर दाखिला है, कोई वजीर दिफा है, वो अकामा इसलिए लेते हैं कि उस अकामे की आड़ में वो यहाँ से लूटी हुई दौलत को छुपा सकें। वो ज्यादा देर छुप नहीं सकेंगे। खुरम साहब, ये इकामा क्यों लोग लेते हैं? क्योंकि हम जिससे बात करें तो वो समझ में ऐसा आता है कि पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेबों के अंदर इकामा लेके घूम रहे हैं, चाहे वो हुक्मरान जमात से हो चाहे ऑपोजिशन से। तो आप तो केसेस करते रहते हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, इसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक बिजनेसमैन है, उसने दुबई बहुत ट्रैवल करना है तो उसको भी इकामा की जरूरत है। किसी ने जाके कुछ दिन ज्यादा रुकना है, क्योंकि आप दुबई का वीजा मिलता है आपको 30 दिन का, तो भी उसने इकामा लेना है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसको एक नेगेटिविटी शो की जाती है कि जी इकामा लेना कोई गुनाह शायद हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आज मुझे बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं जो फॉरेनर्स क्लाइंट्स जो कि आके मिलना चाहते हैं, जो पाकिस्तान नहीं आना चाहते और वो दुबई में मिलना चाहते हैं, तो मैं नहीं ट्रैवल कर सकता क्योंकि मुझे 4 दिन चाहिए वीजा लेने के लिए दुबई का। लोग एक ट्रैवल कन्वीनियंस भी है। उसके अलावा पार्लियामेंटेरियंस को तो एक खास पासपोर्ट नहीं मिलता। पार्लियामेंटेरियंस को नहीं, मुझे पता नहीं है कि ब्लू पासपोर्ट को मिलता है कि नहीं है, बट बाकी सबको जो है वो ट्रैवल करने के लिए कन्वीनियंस चाहिए। अगर वो कहते हैं कि शायद इकामा से प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं या बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गलत है। आप पाकिस्तानी पासपोर्ट में भी जाके बैंक अकाउंट भी दुबई में खोल सकते हैं और एक प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। तो इकामा लेकर मेरे ख्याल में ज्यादातर लोग जो हैं वो उसको ट्रैवल कन्वीनियंस के तौर पे यूज करते हैं। हो सकता है कि इससे ज्यादा भी यूज करते हो, लेकिन मैंने देखा है कि आप कोई रुकावट नहीं है कि अगर इकामा नहीं है तो आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते या बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते दुबई में। बैरिस्टर राशिद साहब, आप चूंकि लंदन में बैठे हुए हैं तो आप जरा बोल्डली भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ये भी परसेप्शन है कि सियासतदान इसलिए इकामा लेके घूमते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पे मार्शल लॉ लग जाए तो फिर 1 वे टिकट जरूर हो। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? देखें, पूरी दुनिया में जैसे दुबई में अकामा है, यहाँ पे वर्क परमिट है, तो जहां तक मेरी मालूमात है कि अकामा इज अ वर्क परमिट, कि आप वहां पे कंपनी में डायरेक्टर हो सकते हैं या एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो उस सूरत हाल में आपको अकामा जारी किया जा सकता है कि आप वहां पे फ्रीली रह सकें, वहां पे फ्रीली अर्न कर सकें या वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो इस हवाले से अगर यूके में देखें, यूके में डिफरेंट लॉज हैं। यूके में अगर वर्क परमिट आपको चाहिए तो उसके लिए आपके पास एम्प्लॉयर होना चाहिए और कैटेगरीज है। लेकिन यहाँ पे और भी अगर विजिटर भी हैं तो आप यूके में प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। दुबई में अकामा के बगैर
मेरा ख्याल है कि वहां कवानीन है कि आप प्रॉपर्टी या कोई और चीज बाय कर सकते हैं। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है शहजाद अकबर साहब की, जिसमें हम कोई 1 माह से ये कह रहे थे कि शहजाद अकबर साहब को लीगल सिस्टम का शायद बहुत ज्यादा पता नहीं, जैसे स्पेसिफिकली अगर मैं यूके के हवाले से बात करूं तो जिस तरह का तासुर पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दिया था कि जैसे ही स्टार्ट होगा हमारी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस यूके के साथ, तो उसके साथ ही हमारे लोग वापस आना शुरू हो जाएंगे। स्पेसिफिकली एक इंटरव्यू में टाइम दिया कि इतने वीक में ये बंदा आ जाएगा, इतने वीक में, और कुछ वीक्स की इस शख्स के लिए बात है। मैं अभी क्लैरिफाई कर दूं हमारे व्यूअर्स के लिए कि इस वक्त हमारे पास कोई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की इस तरह की कोई भी जो अग्रीमेंट है वो यूनाइटेड किंगडम के साथ नहीं है। एम आई करेक्ट? जी बिल्कुल, अभी तक नहीं है, लेकिन जैसा कि शहजाद अकबर साहब ने कहा कि हम इस पे बातचीत कर रहे हैं कि इस किस्म का भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। लेकिन कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी अहम बात वो बात दोबारा की जो हम कह रहे थे कि जी यहाँ पे सिविल रिकवरी का आपको सूट फाइल करना पड़ेगा, जिसमें सालों लग सकते हैं। इस तरह का तासुर दिया जा रहा था कि जी 1 माह 2 माह 6 माह या साल में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एसेट रिकवरी के हवाले से एक लॉन्ग प्रोसीजर है। बहुत सारे ममालिक ने एक बैटल लड़ी है यूके में, जैसे नाइजीरिया है या कुछ और कंट्रीज हैं, उनको 10-10 साल एक शख्स का पैसा वापस लाने में लगे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हाई होप्स क्रिएट की गई हैं। अब अगर आप देखें तो शहजाद अकबर साहब को 84 डेज हो गए हैं चार्ज लिए हुए। उस 84 डेज में उन्होंने 2 दफा यूके का विजिट किया। उसमें अगर चेक करें कितने केसेस खुले हैं तो उनके पास केसेस की कोई लिस्ट नहीं है। उन्होंने कोई नाम अभी तक नहीं दिए, उन्होंने कोई अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं दी कि जिससे पता चल सके कि इतने अशखास के एसेट जो है वो फ्रीज हुए हैं, रिकवर हुए हैं। एक और इसमें इस जिमन में एक और अहम बात कि शहजाद अकबर साहब ने कहा था कि फरहान जुनेजो इज बीइंग चार्ज्ड। आज तक की डेट में ऑलमोस्ट 2 माह हो गए हैं, ना तो उनको चार्ज किया गया और ना वो पुलिस बेल पे हैं। उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। तो पाकिस्तान में ये जो स्पेकुलेशंस क्रिएट की जाती हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, वो थोड़ा सा बैरिस्टर साहब जी छोड़ा क्यों गया उसको? पुलिस का यहाँ पे कोई वाज़ेह सबूत ना हो तो वो उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। वो वाज़ेह सबूत किसने देना था जी? बेल पे नहीं, उस वाज़ेह सबूत किसने देना था? उसके खिलाफ जो सबूत थे वो नैब, जी बिल्कुल मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, उसके पास जो उसको जो सबूत उसके खिलाफ प्रोवाइड करने थे वो नैब ने, FIA ने या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने फराहम करने थे कि किस किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। जो मैंने पेपर्स देखे हैं जो इसके खिलाफ पेश किए गए FIA की तरफ से या नैब की तरफ से, वो बहुत नामुकम्मल है। उसकी बेस पे आप ये एस्टेब्लिश नहीं कर सकते कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। इसी वजह से अगर आप देखें कि BBC ने एक आर्टिकल लिखा वो वापस लिया स्पेशली इस बेस पे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सदाकत नहीं है। हमारे जो स्पेशल एडवाइजर साहब को ये चाहिए कि जो फैक्ट्स हैं उनको पहले दिन से सामने रखें, एक रियल पिक्चर दें। ठीक, शौकत साहब, जिस तरह के बैरिस्टर साहब लंदन से हमें समझा रहे हैं कि वो शवायद थे ही नहीं उनके पास जिसके तहत आगे से कार्रवाई लंदन में हो सकती, और एक एग्जाम्पल भी वो देख रहे हैं कि एक पाकिस्तानी शख्स को उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम के अंदर हिरासत में ले तो लिया था मगर उसके खिलाफ वो कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। तो क्या वजह है कि आप ऐलानात पहले करते हैं और फिर तहकीकात करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वाइट कॉलर क्राइम जो है वो उसको पकड़ना कितना मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर। ये सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन भी हुई है और किस किस ने करप्शन की ये भी पता है, कितनी मनी लॉन्ड्रिंग होती है साल के अंदर वो भी पता है। देखिए अब ये बात कहना कि जी बड़े स्विस अकाउंट थे अभी तक वो नहीं पकड़े गए, देखिए पहले जो हुक्मरान थे उनकी नीयत आपको भी पता है, सबको पता है। आज के जो हुक्मरान है उनकी नीयत का भी पता होना चाहिए। हमारी ख्वाहिश है, हमारी कोशिश है पूरी कि किसी तरीके से हम करप्शन को खत्म करें और जो मनी लॉन्ड्रिंग जो पैसा चाहते हैं कि यहाँ पे करप्शन का खात्मा हो, मगर उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा ना, उसके लिए आपको एविडेंस इकट्ठी करनी पड़ेगी कि उसमें ऐलानात करने से पहले। एविडेंस नहीं एविडेंस ऐलानात जो है ना, जाहिर है हम अपने जो हमारा अज़म है हुकूमत का वो तो हमने कर रहे हैं और उसके लिए पूरी कोशिश हो रही है, पूरे इदारे बन गए हैं, इदारे लगे हुए हैं। अब देखें यहाँ पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि लोगों को पकड़ा जाता है फिर छूट जाते हैं, पकड़ा जाता है, ये तो निज़ाम ऐसा है ना। अब आहिस्ता आहिस्ता देखो इसमें काफ़ी फिल्ट्रेशन होगी। मुझे हम मायूस नहीं हैं,
बिल्कुल मायूस नहीं है। मुझे उम्मीद है आपने मेरे इंशाअल्लाह सवाल का कि जवाब जो नहीं दिया हमने- कि क्या वजह है कि आप लोग अपना होमवर्क नहीं कर पाते। खैर शब्बर जैदी साहब आपकी जानिब आती हूँ, क्या बहुत मुश्किल है एविडेंस कलेक्ट करना? होमवर्क एक महीने 2 महीने में होमवर्क नहीं होता है। होमवर्क तो हम लगे हुए हैं ना, ये हमारी कोशिश है ना, हो रही है। तो फिर अब जो statements भी पाकिस्तानी तभी देनी वहाँ चाहिए बैठ जब के हम होमवर्क पे- मुकम्मल हो। नहीं, मेरी बात सुने, मेरी जी बात शब्बर सुने। साहब, जी वो लोग yes, वो yes, लोग शब्बर जो साहब। पाकिस्तान से बाहर ठीक बैठे है हैं, शौकत साहब, जो we get टैलेंट your जो point. पाकिस्तान से बाहर, We get your point, जी। एक मिनट, जो टैलेंट पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है, जो खुद भी ख्वाहिश रखते हैं कि खत्म हो, तो उनको चाहिए हमारी मदद करे, बजाय इसके कि वो हमें बाहर से बैठ के समझाते रहें। शौकत यूसुफ जैद साहब, आपने कहा कि उनको चाहिए कि वो आपकी मदद करें, अब इधर ही रुक जाएं। शब्बर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कैन आई से समथिंग? देखिए पहली बात तो मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि शहजाद अकबर साहब ने जो बात की है अखामे की, वो बिल्कुल ठीक की है। और मैं अखामे के बाद लोग अखामे के पीछे छुप रहे हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अगर आप मुझे 2 मिनट का मौका दें तो मैं अखामे वाला मसला हल कर सकता हूँ। देखिए अखामा का कोई ताल्लुक टैक्स से नहीं है। अखामा एक स्टे करने का राइट है उस आदमी के लिए जिसके पास यूएई की एम्प्लॉयमेंट है या यूएई में उसका कोई कारोबार है। अखामा जिस तरह शहजाद अकबर साहब ने कहा, अखामा अब्यूज़ हो रहा है क्योंकि इस मकसद के लिए कि लोग ये करते हैं कि एक अखामे के तहत पहले एक दुबई कंपनी बनाते हैं। अच्छा। और वो प्रॉपर्टी जो एक्वायर करते हैं यूएई में और इंग्लैंड में, वो अखामे के थ्रू लेते हैं। उस अखामे की वजह से स्विट्ज़रलैंड में या इंग्लैंड में जो प्रॉपर्टी उनकी है उसका इंफॉर्मेशन जो आना चाहिए पाकिस्तान को वो नहीं आता, और अखामा उसमें एक दरमियान में एक ब्रैकेट बन जाता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि अखामा मिसयूज़ नहीं हो रहा। शहजाद अकबर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अखामा मिसयूज़ हो रहा है और अखामे की वजह से ये बात गलत साबित हो रही है। दूसरी बात, इस यूएई का लॉ के अंदर डबल टैक्स ट्रीटी में बड़ी क्लियर प्रोविजन है कि वो आदमी यूएई ट्रीटी का बेनिफिट उठा सकता है जिस आदमी के पास 183 दिन यूएई में रहना है। मगर यूएई के बैंकर्स और यूएई के खास तौर पे पाकिस्तानी ओरिजिन बैंकर अखामे के बेस पर वो इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को डिश आउट नहीं कर रहे हैं। मगर मैं मुनीजा आपको ये बात बिल्कुल क्लियर कह देता हूं कि द हनीमून इज ओवर। Okay. Well, if the honeymoon is over, then the question is that the question is that what will happen next? शब्बर साहब, सवाल ये है, खुदा हाशमी साहब, आपने शब्बर साहब की बात सुनी, डू यू एग्री? आई डोंट एग्री जी, बिकॉज बात ये है कि आप सिर्फ हर बंदे को एक ही कैटेगरी में नहीं डाल सकते। हो सकता है कुछ लोग ये करते हों, लेकिन कुछ लोग जो जनरली भी एक रेजिडेंसी लेते हैं एक मुल्क की और उस पर वो काम करना चाहते हैं, उस पर वो बिजनेस करना चाहते हैं, कोई रुकावट नहीं है, कोई लीगल रुकावट नहीं है, तो इसमें इलीगैलिटी कहाँ है? हाँ कुछ हो सकता है। देखिए अगर 100 केसेस हैं, अगर उसमें दो लोग ऐसा कर रहे हैं तो आप सबको ही उसी कैटेगरी में डाल देते हैं। यही तो प्रॉब्लम है। सिंपल बात है। दिस द प्रॉब्लम इज, ये तो सिंपल बात है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि सर आप देखें इसमें, मैं ये नहीं कह रहा कि अखामा गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि लोग अखामे के पीछे ठीक है, कुछ लोग करते हैं, ठीक है सर, वो तो हर चीज में छुपते हैं। फिर तो ऑफशोर कंपनी में भी कुछ लोग एक मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है, एक तरीका है काम का बिजनेस करने का, तो उसमें भी लोग जो है वो उसको मिसयूज भी करते हैं। जी शब्बर साहब, मैं आपको एक बात और बता दूं। देखिए मैंने बिल्कुल सही बात जो साहब कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अखामा लेना इलीगल नहीं है, अखामा का इस्तेमाल अखामे का वाइट है, मगर सवाल ये है कि अखामे का कोई ताल्लुक मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्सेशन से नहीं है। तो फिर यही तो दुबई के बैंक्स और जी, मगर हुकूमत तो यही कहना चाह रही है कि कामा का जो ताल्लुक है वो मनी लॉन्ड्रिंग से ही है। मैंने बाइट आपको सुनवा दी कि शहजाद अकबर साहब ने क्या कहा। मेरी बात समझने की कोशिश, देखिए हमने मल्टीलैटरल ट्रीटी साइन की है। मेरी बात समझने की कोशिश करें, हमने मल्टीलैटरल ट्रीटी साइन की है, यूएई के साथ हमारी डबल इंफॉर्मेशन ट्रीटी है, और उस ट्रीटी के तहत हमने दरमियान में एक एफजेडी कंपनी बनाई हुई है। आप भी एफजेडी कंपनी से वाकिफ हैं, मैं भी वाकिफ हूँ। ये दरमियान में लेयरिंग हुई है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अखामा हर केस में नहीं मगर बाज़ जगह अखामा मिसयूज हो रहा है। चले वी अग्री कि कुछ जगहों पे मिसयूज हो रहा है। वी अग्री। जी शौकत साहब, जी शौकत साहब,
देखिए सिंपल सी बात है, मेरे भाई ने बात की, देखो कारोबार करे कुछ भी करे, लेकिन एक सियासतदान जब अकामा लेता है तो मुझे बताएं कि जब फेडरल गवर्नमेंट में बंदा बैठा है, फेडरल मिनिस्टर है, वजीर दिफा है, उसको अकामे की क्या जरूरत है? उसके पास रेड पासपोर्ट होता है, ब्लू पासपोर्ट होता है। मुझे तो अब हमारे पास ब्लू पासपोर्ट है, हम कहीं भी जा सकते हैं। मैं तो ये डिस्टिंक्शन ड्रॉ तो मुझे बताएं कि ये जो है ना रेड पासपोर्ट रखने के बाद आप कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब गवर्नमेंट कहती है, करे ना खुरम साहब तो कहना चाहते हैं, हमें भी कहना चाहिए ना, जरा हमें इजाजत तो दीजिए कि मैं अपना प्रोग्राम एंकर कर लूं। शौकत साहब जी, मैं ये कहता हूँ कि जब आप अक्रॉस द बोर्ड ये कहते हैं कि हमने 6000 प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई की हैं पाकिस्तानियों की, यूके में बैठ के अब जरूरी तो और नहीं है यूके में जो है वो इतनी प्रॉपर्टीज की हैं और वर्ल्ड ओवर इतनी प्रॉपर्टीज की हैं और इतनी ऑफशोर कंपनीज और इतने ऑफशोर अकाउंट्स हैं, तो दैट मींस आप हर किसी को एक कैटेगरी में डाल रहे हैं। मेरा सिर्फ कहना का मकसद ये है कि इसमें से शायद 5% लोग उसको मिसयूज कर रहे हों या ऑफशोर कंपनी को यूज कर रहे हों। पहले उसको डिस्क्रिप्शन तो करें, प्रूफ तो करें, उसको सेपरेट तो करें। शौकत साहब सिर्फ ये अर्ज है कि क्या है वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ आप जो एविडेंस है वो लाएं, और जिस तरह के बैरिस्टर साहब लंदन में हमें बता रहे हैं, राशिद साहब, कि किस तरह एक केस के अंदर आपके पास एविडेंस नहीं थी, उसकी बिना के ऊपर फिर जो मुलजिम था उसको रिहाई मिल गई। तो सवाल ये है कि क्या ये बेहतर तरीका ना होता कि पहले आप एविडेंस कलेक्ट कर लेते, फिर आप तकरीरें करते या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते? देखिए मुआजा, ये जो यूके में बैठ के जो लोग वकालत करते हैं, जी आती हूँ वकालत का तो बड़ा जी शौकत साहब जी, किससे आप शौकत साहब आपसे देखिए वकालत करना यूके के अंदर बहुत आसान होता है। वहाँ पे जो है ना आपको ये जिस तरह की ये बात कर रहे हैं, वहाँ के एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत जो है ना इनको बड़ी आसानी होती है। इनको पाकिस्तान में ठीक है बड़ा दुख होगा, पाकिस्तान का तकलीफ होगी, लेकिन पाकिस्तान के जो कवानीन है, जो उन मुश्किलात से तो हम गुजर रहे हैं ना, हमें पता है कि कितना मुश्किल है। लेकिन देखिए हम उसके पीछे लगे हुए हैं, हमारी कोशिश है, कामयाबी अल्लाह देता है, लेकिन कोशिश तो नहीं छोड़नी है ना। देखिए 30,000 अरब का जो कर्जा पाकिस्तान पे चढ़ा है, ठीक है शौकत साहब, 30,000 अरब का जो कर्जा पाकिस्तान पे चढ़ा है, वो कहीं ना कहीं के मिसयूज तो हुआ है ना, किसी न किसी ने तो अच्छा, मगर यही तो सवाल यही आप हुकूमत हैं, आपके पास तमाम तहकीकाती इदारे हैं, आपके पास तमाम वसाइल हैं, पहले आप ये पता तो करें कि कहाँ यूज हुआ है ताकि आगे बात बढ़ सके। शौकत साहब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे एक वक्फा लेना है यहाँ पे, मगर ये सवाल भी बनता है कि जिन मुल्कों से आप ये इंफॉर्मेशन दरियाफ्त कर रहे हैं, क्या उनके साथ आपकी कोई ट्रीटीज भी हैं कि नहीं? लीगली क्या आप वो इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन और एविडेंस में फर्क है। अगर आप एविडेंस उनसे मंगवा भी सकते हैं और केस प्रोसीड आगे कर भी सकते हैं शरीफ खानदान के खिलाफ, इस पे हम बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम एहतिसाब के अमल के ऊपर बात कर रहे हैं और कल शहजाद अकबर साहब ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि कुछ ऐसे मुल्क हैं जिनके साथ हम इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते, यानी कि उनके साथ वो रवाबित कायम नहीं हो सकते जिसके नतीजे के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग जो हुई है उसके ऊपर हम कार्रवाई कर सकें। उन्होंने क्या कहा था, आइए देखते हैं। कि तकरीबन $1.25 अरब की जो रकम है वो तो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़िम्मन में आ रही है, जो वेरियस ट्रेसेस मिले हैं मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन में। इसमें एक जुरिस्डिक्शन नहीं है, इसमें मिडल ईस्ट, दुबई भी है, यूएई भी है, बरतानिया भी है। लेकिन ये अभी तक हमने जो ये आज फिगर शेयर की है, इसमें 2 बड़े जो टैक्स हेवन्स हैं या वो जो जगह हैं जहाँ पे डेस्टिनेशंस हैं वो शामिल नहीं है। उसका डेटा इंशाल्लाह कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में अलग से लेके आएंगे। वो BVI है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, और स्विस अकाउंट्स हैं, वो इसमें शामिल नहीं है। बैरिस्टर राशिद साहब, अगर BVI और पैनामा के जो 2 हैं ऑफशोर वो इंक्लूडेड नहीं हैं, तो फिर मुझे ये बताइए कि कैसे वहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ताकि फिर यहाँ से ट्रेस किया जाए कि मनी जो है, पैसे जो है कैसे लॉन्डर होके बाहर गए और वहाँ पे इन्होंने ये कंपनियां बनाई। देखिए पूरी दुनिया में जब पैसा बाहर आता है तो उसकी 2 डेस्टिनेशंस होती हैं, जैसे एक BVI है, दूसरा स्विट्जरलैंड है। तो इन दोनों को पहले फेज में शामिल नहीं किया जा रहा, जैसा कि शहजाद अकबर साहब ने फरमाया। बाकी उन्होंने कहा कि 10 ममालिक के साथ हमारी बातचीत चल रही है। अब जो 10 ममालिक जिनके साथ बातचीत चल रही है, सबसे पहले तो उसमें ब्लैक एंड व्हाइट में कोई भी एग्रीमेंट ऐसा उन्होंने पेश नहीं किया जिसकी बिना पे हम ये यकीन करने में कामयाब हो या लोगों को यकीन दिलाया जा सके कि जी इस किस्म की कोई ट्रीटी है या एग्रीमेंट हो गया जिसके नतीजे में पैसा वापस आएगा। बाकी जो सबसे ज्यादा बड़ी टैक्स हेवन है, स्विट्जरलैंड या BVIs हैं,
वो तो हमेशा रिजर्व अपने राइट्स रखती है, कभी भी इंफॉर्मेशन भी लीक नहीं करते। जैसे स्विट्जरलैंड की बहुत लंबी लिटिगेशन चली थी नाइजीरिया के अचाब, एक शख्स था अचाबा, उसके साथ उसके फंड्स के सिलसिले में, तो इट टुक 10 to 12 years के जी जिसमें फंड्स वापस लिए नाइजीरियन गवर्नमेंट ने। उसके अलावा मिसालें पूरी दुनिया में बहुत कम मौजूद है। अब दुबई के हवाले से अगर ये एम्फेसिस कर रहे हैं तो हो सकता है कि वहां पे कोई इस किस्म की कोई लीगल म्यूचुअल असिस्टेंस के हवाले से कोई मुआहदा तय पा गया हो, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में अभी तक कोई भी ऐसा मुआहदा पेश नहीं किया गया टीवी स्क्रीन पे या वैसे मीडिया पे। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि बातें काफी नहीं है, इस हवाले से अमली इकदाम या जो ब्लैक एंड व्हाइट में जो मुआहदे होते हैं, जैसा कि MOU साइन किया गया था जब साजिद जावेद साहब गए थे, उसमें 6 पॉइंट्स से मुआहदा हुआ था। उसमें 4 पॉइंट्स यूके गवर्नमेंट की तरफ से रखे गए थे, 2 पॉइंट्स जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से रखे गए थे। पाकिस्तानी हुकूमत ने चारों पॉइंट्स को मनोन तस्लीम कर लिया था। यूके की हुकूमत ने 1 पॉइंट को जी हम मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से आपको इंफॉर्मेशन में जो है हेल्प देंगे वो तस्लीम किया था, लेकिन एक्स्ट्राडिशन के हवाले से उन्होंने कहा था कि ये राइट रिजर्व रहेगा कि आप कोर्ट्स में, यहाँ की कोर्ट्स में अप्लाई करें, अगर कोर्ट इसकी इजाजत देती है तो फिर हवाले करेंगे। तो इस हवाले से कहीं पे भी बहुत ज्यादा फेवरेबल एग्रीमेंट्स हमारे हक में मौजूद नहीं है आज के दिन तक। मैं ये समझता हूँ कि इस पे काम करने की जरूरत है, जो भी इदारे, जो भी शहजाद अकबर साहब की टीम है वहां पे, और एविडेंस इकट्ठी करने की जरूरत है। अब यहाँ पे ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम अपनी एविडेंस पाकिस्तानी कोर्ट्स के मेयार पे इकट्ठी करते हैं। अच्छा, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, ठीक है बैरिस्टर साहब, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। जी शब्बर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं 2 बातें बता दूं। पहली बात तो एक बात मैं बड़ा क्लियर हूं कि केमन आइलैंड और BVI जो होता है वो कभी भी डेस्टिनेशन नहीं होता पैसे का, वो सिर्फ कंड्यूट होता है। पैसा जो है पाकिस्तानियों का वो दुबई, इंग्लैंड, कनाडा, USA, पनामा और पोर्चुगल में पड़ा हुआ है, और स्विट्जरलैंड में मैक्सिमम 7 से 8 लोकेशन है जहां पे पैसा है। BVI सिर्फ एक कंड्यूट है। और इंग्लैंड से जो इन्फॉर्मेशन, यूके से इन्फॉर्मेशन हमें आ रही है, और जो UAE से इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो शहजाद अकबर साहब ने जिक्र किया था, वो इंग्लैंड के बारे में कह सकता हूं कि वो काफी हद तक रिलायबल है। अब हमारा काम ये है कि हम उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर उस आदमी को कन्फर्म करें, और अगर वो सोर्सेज ये एक्सप्लेन नहीं कर सके कि मेरे सोर्सेज सही नहीं है, तो हमें यूके अथॉरिटी से अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर के तहत उसको प्रोसिक्यूट करना चाहिए, और उसको चाहिए कि वो यूके में उसकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट हो जाए। मुनीजा, मेरी एक बात याद रखे, चोर के पाँव नहीं होते। नहीं, ये बात आपकी सही है, मगर शब्बर साहब, आपने ये कहा है अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ, इसके तहत कोई कानून है जिसके तहत हम नहीं? देखिए, अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर मेरा नहीं है, अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर यूके का ऑर्डर है एक, जो ये कहता है कि अगर यूके में कोई प्रॉपर्टी है और वो आदमी अपनी सोर्सेज ऑफ इनकम एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो यूके गवर्नमेंट का राइट है कि उस प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर ले। अच्छा, now that is an important point. इस वक्त बड़ी शब्बर साहब, that's a very important point. खुरम हाशमी साहब, I'd like your जी मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ शब्बर साहब से इस बात पे कि जी अगर अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ है वो तो हमारे पास भी है, हमारे नैब ऑर्डिनेंस भी है। अगर इफ यू आपके जो एसेट्स हैं बियॉन्ड योर सोर्सेज ऑफ इनकम है, तो यू आर लायबल, यू आर राइट टू बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड। ये तो इससे तो कोई वो नहीं कर सकता, डिफरेंस कर सकता। मैं आगे चलूं जरा प्लीज। जी शब्बर साहब, देखिए मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहता हूं। हमारे पास इस वक्त बिल्कुल डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है जो हमें HMRC से मिली है, मतलब इंग्लैंड की रेलवे से मिली है, जिसने हमें ये बताया है कि कौन, अगर आप लोग एक ही दफा बोले तो फिर प्रोग्राम सही बेहतर हो जाएगा। मैं आपकी जानिब आऊंगी बैरिस्टर साहब थोड़ी देर में। जी शब्बर साहब, अपनी बात मुकम्मल करें आप। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास बड़ी रिलायबल इंफॉर्मेशन आई है फ्रॉम द इंग्लिश अथॉरिटी, जो ये बता रही है कि पाकिस्तानियों की ये प्रॉपर्टी यहाँ पर है। अब उनसे सवाल पाकिस्तान गवर्नमेंट कर रही है कि आप बताएं कि हमारा सोर्सेज क्या है। अगर वो सोर्सेज एक्सप्लेन नहीं कर सके तो वो इन्फॉर्मेशन हम यूके से शेयर करेंगे और उन्हें ये कहेंगे कि आप इसमें अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर एनफोर्स करें। मैं डबल टैक्स ट्रीटी की बात नहीं कर रहा हूँ। डबल टैक्स ट्रीटी एक अलग चीज है। इधर बैरिस्टर राशिद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर। जी बैरिस्टर साहब, देखिए सवाल ये पैदा होता है कि उसका पाकिस्तान को फायदा क्या होगा। आया कि वो प्रॉपर्टी कन्फिस्केट होती है, उसके बाद वो सेल हो सकती है। अगर वो सेल हो सकती है, सेल हो जाती है, तो उसके बाद पैसा पाकिस्तान को मिलेगा।
सिर्फ प्रॉपर्टी कन्फिस्केट करवाना बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। बेसिकली हम जिस तरफ जा रहे हैं, जो हम चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि पैसा मेरी बात मुकम्मल होने मुझे इजाजत दीजिए ताकि मिलेगा। शबर साहब मैं आऊंगी आपकी जाने, मुझे इजाजत तो दीजिए कि मैं प्रोग्राम कंडक्ट करूं। जी 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 कह रहा हूं कि हमें ये देखना है कि प्रॉपर्टी अभी किसी ने कहा कि शबर साहब मैं आपकी जानिब आऊंगी। बैरिस्टर साहब सवाल आपसे ये है कि सरे पैलेस जो था उसका क्या हुआ? वो भी तो लिक्विडेट हुआ था, उसके पैसे कहाँ गए? यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि यूके की तारीख बहुत अच्छी नहीं है इस हवाले से कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज कन्फिस्केट तो हो जाती हैं, पैसा भी फ्रीज हो जाता है, लेकिन वापस कभी भी कंट्रीज को बहुत कम मिला है। यहाँ पे सालों की लिटिगेशन होती है, जो एवरेज यहाँ पे है कि 8 से 10 साल की लिटिगेशन होती है। जैसा कि आज कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहजाद अकबर साहब ने खुद कंफर्म कर दिया कि हम सिविल रिकवरी सूट की तरफ जाएंगे। मींस कि 8 से 10 साल का प्रोसेस आपको चाहिए उसको कंक्लूड करने में। तो ये जो हाई होप्स मैं अगेन कहता हूं कि इस किस्म की क्रिएट नहीं करनी चाहिए। हमें बहुत ज्यादा रियलिटी की तरफ देखना चाहिए कि जो जल्दी हो सकता है या जिस चीजों में हम म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस स्कीम के तहत फायदा ले सकते हैं। अच्छा, अब खुरम हाशमी साहब, बात यह है कि फरहान जुनेजो के केस के अंदर भी इतना ही टाइम लगा था। अगर आपको याद हो कि ये स्विस अकाउंट्स थे बेनजीर भुट्टो साहिबा के, उसके अंदर भी बड़ा वक्त लगा। फिर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने खत नहीं लिखा, फिर वो जब लिख भी दिया तो उसके बाद टाइम लैप्स हो गया और वो मामला उधर ही धरा का धरा रहा। टाइम पीरियड तो ये जो 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, ये जो टाइम फ्रेम देते हैं ये तो प्रैक्टिकल टाइम पीरियड नहीं है जी। फरहान जुनेजो की बात करते हैं, क्रेडिट लिया है इन्होंने इस बार उसका, लेकिन अगर इसके फैक्ट्स को देखें, ये ट्रांजैक्शन जो कि एफआईआर में है वो 2009 और 2012 के दरमियान जो करप्शन हुई है, एलिज्ड करप्शन, और 2013 में इन्होंने राब्ता किया उधर यूके गवर्नमेंट से, और 2013 से लेकर 2018 तक 5 साल तो गुजर गए जब उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया बंदे को। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर, ठीक है जी। और ये जिस तरह शबर साहब कह रहे हैं कि जी HMRC से इंफॉर्मेशन आई है, वो भी OECD के तहत आई है। वो अगर आई है इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन के ऊपर जो है वो अगर एक बंदा एक्सप्लेन नहीं भी कर सकता तो भी उसके खिलाफ तो कोई आप ट्रायल तो चलाएंगे या उसको बस फौरन कन्विक्ट कर देंगे स्ट्रेट अवे, और सीधा उसको जो है वो उससे प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर देंगे। OECD क्या है? ये इंटरनेशनल टैक्स शेयरिंग इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट है। ठीक, शहबाज अली साहब, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट, तो अगर उसके अंदर आपने एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो भी तो आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा उसके ऊपर, और अगर आप प्रोसिक्यूट होगा तो ट्रायल होगा तो कन्विक्शन होगी। ये नहीं कर सकते कि फौरन उसको कॉन्फिस्केट करके और ऑक्शन करके पैसे वापस लेंगे। ये 10 साल का प्रोसेस है पूरा। ठीक है जी शहबाज साहब। देखिए मुनीजे, मैं थोड़ी सी बात को क्लैरिफाई कर दूं। इसको आप सियासत में नहीं ले जाएं, ये हमारा कमर्शियल इशू है। बिल्कुल है। अच्छा, और हमें ये काम करना है, और ये काम हम एक सोच समझ के करेंगे इंशाल्लाह ताला। पहली इसमें 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है कि अगर हमने प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर ली है, जो कि इंशाल्लाह ताला दुबई की और इंग्लैंड की हम काफी हद तक कामयाब हो चुके हैं उसमें, तो पहले तो हम उस आदमी से पाकिस्तान में उसका ड्यू टैक्स लेंगे। अच्छा, और ये एक पहला पार्ट है। ये इसको आप मिक्स नहीं करें रिपेटिशन और प्रॉफिट से। देखिए हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम इस बात को जज्बाती तरीके से हैंडल कर रहे हैं कि पैसे वापस आए। आप बिल्कुल सही बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि ये रिपेट्रिएशन ऑफ मनी टू पाकिस्तान इज अ सेकेंडरी स्टेज। पहला स्टेज ये है कि अगर मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि पैसा पाकिस्तान से गया था, टैक्स नहीं दिया गया था, तो पहले तो मैंने उस आदमी का पाकिस्तान में एसेट कन्फिस्केट करना है और उससे टैक्स लेना है पाकिस्तान में, और वो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है अगर मेरा विल होगा और मेरी गवर्नमेंट के पास। ये मैं बात कर रहा हूं। आई गेट योर पॉइंट शौकत यूसुफजई साहब। देखिए जिस तरह शब्बर साहब कह रहे हैं, पहला पॉइंट तो ये है कि आपने टैक्स वसूल करना है उस बंदे से जिसकी प्रॉपर्टी बाहर है और उसने डिक्लेयर नहीं की। मगर ये भी बात है कि जब आप किसी के ऊपर इल्जाम लगाएंगे तो पाकिस्तान में तो ट्रायल होगा ना। शब्बर साहब, लेट मी स्पीक, गेट इन शौकत यूसुफजई साहब ना, वो भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, वो भी कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी शौकत साहब। देखिए मिर्जा, मैं ये नहीं कहता कि हम रातों रात जो है हमें कामयाबी हो जाएगी और जो जिस पे हम हाथ डालना चाहते हैं सबसे पैसे रिकवर हो जाएंगे, लेकिन देखिए एक प्रोसेस शुरू हो गया। अब उसको देखिए, आप किसी पे भी हाथ डालें, किसी जाहिर है अगर आप पे किसी को शक है या आपको कोई इंफॉर्मेशन है तो आप हाथ डालेंगे तो फौरी तौर पे आपके पास सबूत नहीं आएंगे, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। हम लगे हुए हैं, बहुत सारे इश्यूज आपके सामने हैं। आप मुझे बताएं कि अब मैं नाम लूंगा तो फिर लोग खफा होंगे, क्या आसिफ अली जरदारी ने इस मुल्क में कोई करप्शन नहीं की है, या नवाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की है, या ये मुल्क वैसे ही मखरूज होता गया 30,000 अरब का,
लेकिन सारी चीजें, लेकिन आपने देखे हमने हिम्मत तो नहीं छोड़नी है, उसके लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, तमाम इंफॉर्मेशन इस्तेमाल हो रहे हैं, तमाम जराए इस्तेमाल हो रहे हैं, जहां जहां से हम पकड़ सकते हैं करप्शन को, जहां जहां से हमें कहीं उसका मिल सकता है सोर्स, वो हम लगे हुए हैं। अब मीडिया रिपोर्ट करते हैं, अगर आज इलेक्ट्रॉनिक शौकत यूसुफ साहब, मगर अवाम के पैसे लगते हैं जब आप इन केसेस को मुल्क के बाहर जाके पसू करते हैं। हमारी ये कोशिश है कि हम सियासत को निकाल के, हमारे साथ 2 वकील हैं, हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट हैं, हम ये जानने की कोशिश करें कि ये जो नारे लग रहे हैं कि लूटी हुई दौलत वापस आ रही है, तो इसका जरिया कैसे आप इस लूटी हुई दौलत को लाएंगे। तो अभी इनसे ये मालूम पड़ रहा है कि आपको अभी मजीद और काम करना है। वो क्या क्या काम आपने करने हैं वो हम आपसे पूछेंगे इस वक्त के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हाल ही में हुकूमत ने हमें बताया कि किस तरह बहुत सारे पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पाकिस्तान से बाहर भेजे गए और उन्होंने कुछ अकाउंट्स को ट्रेस भी किया पाकिस्तान में और पता चला कि वो बेनामी अकाउंट्स थे, यानी किसी के ड्राइवर के नाम पे, किसी के रिक्शे वाले के नाम के ऊपर अकाउंट्स खुले हुए थे और वो एसेट्स बियॉन्ड मीन्स थे, मायने कि ये नहीं मालूम पड़ रहा था कि उन्होंने ऐसी रकम जो है वो कैसे हासिल की, इसलिए चूँकि उनकी नौकरियाँ जो थी या उनकी जो रोज़गार था वो उससे इक्वल नहीं था। खुर्रम हाशमी साहब, ये जो बेनामी अकाउंट्स की ये बात कर रहे हैं, तो इज इट नाउ कंफर्म्ड कि ये बेनामी अकाउंट जो है इनके जरिए करप्शन हुई है? देखिए, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता जब तक एविडेंस नहीं आएगा। आपने एक बंदा आइडेंटिफाई किया जिसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे आए और वो एक्सप्लेन या तो नहीं कर सका या वो कह रहे कि जो मैंने तो अकाउंट को इस्तेमाल ही नहीं किया और कोई और एक और बंदा इस्तेमाल कर रहा था, तो फिर फाइंड आउट करना है कि ये कौन इस्तेमाल कर रहा था। सो इट्स ये लॉन्ग ट्रेल है जिसको कि आपको जो है वो फॉलो करके और एग्जामिन करना पड़ेगा, मतलब एक प्रोसिक्यूट करना है अगर आपने किसी को, तो उसके लिए आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है वो एविडेंस होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये इतना सिंपल नहीं है कि आप बस कह दें कि वो ठीक है, एक न्यूज आइटम हो सकता है कि जी एक बेनामी अकाउंट मिल गया, लेकिन बेनामी अकाउंट को किसी के साथ कनेक्ट करना है, फिर एक पूरी ट्रेल शो करनी है, फिर उसको जो एविडेंस इकट्ठा करना है, वो कोर्ट में लेके जाना है, प्रूव करना है और उसके बाद फैसला आना है। ये सारी चीजें जो मैं पहले भी कह रहा था, वो जैसे शबर साहब भी फरमा रहे थे कि आपने हर बंदे को एक कैटेगरी में डाल दिए। एक बिजनेसमैन है जो एक तहकीकात करे बगैर एक वो प्रॉपर्टी खरीदता है अब्रॉड और उस पर वो टैक्स देता है, एक वो है बंदा जो कि एक प्रॉपर्टी खरीदता है अब्रॉड लेकिन वो जो है उस पर टैक्स नहीं देता, वो टैक्स इवेजन में फॉल करता है, और एक बंदा वो है जो कि एक क्राइम मनी से, करप्शन से, करप्ट प्रैक्टिसेस से एक प्रॉपर्टी आगे बाहर मुल्क खरीदता है। इन तीनों को आपको सेपरेटली डिस्टिंक्शन में डालना है। शरीफ साहब की जो प्रॉपर्टी बाहर यूके के अंदर पड़ी है, उन्होंने कितना टैक्स दिया है, उसका सोर्स क्या है? आपको ये लीगली स्पीकिंग ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो टैक्स इवेजन में आपको डिफरेंटली डील किया जाता है और आपको करप्ट प्रैक्टिसेस में, तो कोई भी ये नहीं कह रहा कि करप्शन मनी या करप्ट प्रैक्टिसेस वाले को आप इस तरह ना डील करें, लेकिन आप सबको एक कैटेगरी में ना ट्रीट करें। ठीक है, सिर्फ ये कहना है। शबर साहब, आप तो ये भी कहते रहे हैं कि बेनामी अकाउंट, जी शबर साहब, मैं बेनामी के बारे में कुछ बात कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल, और इस पे भी आप बात करें कि आपने हमेशा से कहा है कि पाकिस्तान में प्रोसिक्यूशन बड़ी कमजोर रही है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखिए जी, ये जो हम सब बातें सुन रहे हैं ना बेनामी की, इसमें 2 कैटेगरी है। एक वो है जो फेक अकाउंट है। फेक अकाउंट का मतलब ये है कि मुझे नहीं पता कि मेरे नाम पे अकाउंट हो रहा है और वो कोई और आदमी अकाउंट कर रहा है, इसको ये बेनामी नहीं है। बेनामी वो होता है कि मुझे पता है कि कोई और मेरे नाम पे इस्तेमाल कर रहा है और मैं उसका बेनामी हूँ। प्लीज पहले ये डिस्टिंग्विश करें कि कौन से फेक अकाउंट है और कौन से बेनामी अकाउंट है। जो पाकिस्तान में आप देख रही हैं उनमें से बल्क ऑफ देम आर फेक अकाउंट्स। फेक अकाउंट का मतलब ये है कि ये अकाउंट उस आदमी के नाम है जिसको पता ही नहीं है कि मैं अकाउंट ऑपरेट कर रहा हूँ, ये फेक अकाउंट है। बेनामी अकाउंट वो होता है कि जब मुझे पता है कि मेरा बॉस मेरे नाम पे अकाउंट ऑपरेट कर रहा है, पैसे मेरे नाम पर है मगर बेनिफिट उसका आ रहा है। नहीं, मैं आपकी बात समझ गई हूँ शबर साहब, मुझे सिर्फ ये बताइए कि इसको जो मनी आगे जरूर एक मिनट, पैसे ट्रेस करना कितना आसान है पाकिस्तान के अंदर, कितना आसान है मनी लॉन्ड्रिंग को? एक मिनट दे दें जी, मुझे आसानी, एक मिनट दे। मैं ये कह रहा हूँ बेनामी पाकिस्तान में 2017 से पहले एक लीगली एक्सेप्टेबल सिस्टम है। अच्छा, पाकिस्तान में बेनामी एक्ट 2017 में आया है। अच्छा, 2017 से पहले बेनामी अकाउंट जायज है। मतलब कि आप फेक अकाउंट अलग चीज है, बेनामी अकाउंट अलग।
अच्छा, सो अब फिर उसके अंदर क्या होगा शब्बर जैदी साहब? अगर वो 2017 से पहले जायज था और अब जायज नहीं है तो कानून कौन सा लगेगा फिर उसके ऊपर? तो देखिए, मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि 2017 में डार साहब एक बेनामी एक्ट 2017 लेकर आए थे, जिसका जो आज इम्प्लीमेंटेड है, उसकी सजा को समझ लें, फिर आपको समझ आएगा। बेनामी अगर कोई आदमी 2017 के बाद बेनामी अकाउंट रख रहा है तो उसको 3 साल की सजा है और उस पूरा पैसा कन्फिस्केट हो जाएगा। ठीक है, ये कानूनी पोजीशन है बेनामी अकाउंट की। फेक अकाउंट तो वैसे ही 420 है, वो तो वैसे ही पाकिस्तान पिनल कोड में अरेस्ट होना चाहिए। ठीक है खुर्रम साहब, वो एक अलग गवाह है, ये अलग चीज है। ये बिल्कुल ठीक है जी, ये डिस्टिंक्शन बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान में आप देख रही हैं, वो बेनामी भी देख रही हैं और फेक भी देख रही हैं, और जो आपको नजर आ रहे हैं ये बेनामी भी है और फेक भी है। मगर आपने जो दिलचस्प बात बताई है वो ये बताइए कि 2017 से पहले ये जायज था, बेनामी अकाउंट्स रखना जायज था जी। अच्छा, अब सवाल ये कि बेनामी अकाउंट रखना जायज था, मगर सुन ले मेरी बात, मुझे बात कंप्लीट करने दें। बेनामी अकाउंट रखना जायज था, मगर बेनामी के अकाउंट को टैक्स रिकॉग्नाइज नहीं करता और बेनामी के अकाउंट को टैक्स भी डिक्लेयर करना चाहिए था। अच्छा, भी ये बेनामी टैक्स के गोशवारों में डाला। अच्छा, ठीक है, आपने बड़ी अहम बात की है शब्बर साहब, आपने बहुत अहम बात की है। मगर फिर सवाल ये है, शौकत यूसुफजई साहब के सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग हो रही थी, वो जो 35 बिलियन जाली अकाउंट्स है उसके ऊपर, और जो 2 उसके अंदर विटनेसेस थे उन्होंने कोर्ट के अंदर पेश होना था मगर वो गायब हो गए। अब पाकिस्तान के अंदर अगर आपने ये सारी चीज़ें प्रूव करनी है और आप कहते हैं कि ये लोग बड़े ताकतवर हैं, तो फिर विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम की तरफ भी तवज्जो दें। आपने वो अगर सांचा बनाना है करप्शन के खिलाफ तो पहले उस पे आए ना। देखिए, मैं तो यहाँ तो आने का हवाई बिगड़ा है मिर्जा, ये इस तरह नहीं है। मैं देखिए पूरे के पूरे इदारे, जो इदारे आपके सामने वो तबाह है, आप किस इदारों की बात कर रहे हैं? ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हमने इसका बेड़ा उठाया है इमरान खान ने। अगर आप देखें आपके सामने PIA भर भर के जा रहा है और साल में उसका खसारा अरबों रुपए। आप रेलवे के अंदर जाए टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन रेलवे खसारे में। आपकी पार्टी में बहुत इदारों की आप बात कर रहे हैं, आप बातचीत करते हैं आपस में, आपने कोई ना कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात की होगी करप्शन के खिलाफ। ये नहीं कि इसको पकड़ो इसको, बल्कि स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या होंगे इस पे बात कभी हुई? जो पकड़ने वाली बात है ना, वो नेब का अपना इदारा है, वो पहले से चल रहा है, उसके अपने कवानीन है, नेब को हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। लेकिन जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जो बेड़ा उठाया है ना हमने, ये काफी मुश्किल है। ये सारे कह रहे हैं कि मुश्किल है, ये भी मुश्किल था कि इमरान खान हुकूमत में नहीं आ सकते, ये भी लोग कहते थे काफी मुश्किल है। नवाज शरीफ जेल नहीं जा सकते, ये भी लोग कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर। देखिए, मुश्किल काम होते हैं लेकिन मुश्किल का हल है। कोई लीडर होता है तो निकालता है और इमरान खान हल निकाल लेगा। मेरे भाई, मैं आपसे हल ही का पूछ रही हूं, उसका हल नहीं निकल सकता, वो आपको पिन पॉइंट कर रहे हैं, टॉक शो में हल नहीं निकलता, उसके लिए हुकूमत काम कर रही है। शौकत साहब, ये 2 वकील बैठे हुए हैं, शब्बर जैदी साहब बैठे हैं। जी शब्बर साहब कहिए। इन 2 वकीलों ने अपनी मेहनत की है, इन्होंने तालीम हासिल की है, इसलिए वो बात कर रहे हैं यहाँ पे आके बैठकर। यहाँ पे आके हम हुकूमत नहीं चला सकते बीबी, यह तो मुश्किल काम है। बात सही होगी, वो ये कह रहे हैं कि आपने बड़ा काम करना है, आप काम करने को तैयार हैं कि नहीं है, इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार नहीं है, काम कर रहे हैं, बेहतर करने के लिए तैयार है, तभी ये सारी चीजें पकड़ी जाएंगी। एक दिन आएगा मुनज़्ज़ा, इंशाल्लाह मैं आपके सामने होऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या कर लिया है। अभी देखिए, अभी प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, 2 महीने हुए हमारे, बहुत सारे काम हमने करने हैं। जी शब्बर साहब, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि बेनामी अकाउंट और फेक अकाउंट का जो मसला है, मैं फिर आपको कह रहा हूं, उसको भी हम सियासी मसले के तौर पे लेके चल रहे हैं। ये सियासी मसला नहीं है, ये कमर्शियल रियलिटी है जो कि अब्यूज हो रहा था, बेनामी लॉ अब्यूज हो रहा था, और टैक्स, ये सारा किस्सा टैक्स अवॉइड करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था, और उसके साथ अब करप्शन मिक्स हो गई है। तो ये पूरा एक सब्जेक्ट है जिसको आपको लेके चलना है। पाकिस्तान बैंकिंग, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, SCCP और कंपनी लॉ को ये समझना चाहिए कि बेनामी को किस तरह हैंडल करना है और उनका क्या करना है। ये सियासी मसला नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी या किसी आदमी का बेनामी है, वो एक अलग सब्जेक्ट है, उसको आप हैंडल कर सकते। मेरा आपसे ये सवाल है, अगर ये सियासी मसला नहीं है तो बेहतर ना होता कि तहकीकाती अदारे जो हैं इसके ऊपर तहकीकात करते, अपनी तहकीकात तफ्तीश मुकम्मल करते, फिर सियासत में इस पे बात होती?
नहीं देखिए मेरी बात समझिए, वो तो मीडिया रोजाना उठा रहा है। सर आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो हम कैमरे बंद करके बैठ जाएंगे। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वजाहत करनी पड़ती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वजाहत करनी पड़ती है ना। जी शब्बर साहब, नहीं मेरी बात को समझें प्लीज, मेरी बात, मैं ये नहीं कह रहा कि सियासी को नहीं उछाल, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बेनामी अकाउंट सियासतदानों के भी हैं, गैर सियासतदानों के भी हैं, और ये पाकिस्तान का एक प्रेवलेंट सिस्टम है जो टैक्स चोरी के लिए और करप्शन मनी को छुपाने के लिए एक प्रेवलेंट सिस्टम था या है। आपको इसको एज अ सब्जेक्ट देखना है। दोबारा फिर यही बात रेज करना चाहूँ कि इनको दो चीजों को कंफ्यूज जो कर रहे हैं ना जी हम, कि टैक्स एवेजन और करप्शन। एक पॉलिटिकल करप्शन है जो कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिकल फिगर जो है वो करप्शन करती हैं और उसके बाद फिर मनी लॉन्डर होता है। एक है टैक्स एवेजन। तो एक आपने जो इकोनॉमिक एक्टिविटी और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी है एक मुल्क में, उसको भी कर्टेल आप करते हैं इन चीजों से। तो आपको ये सारा बिल्कुल करप्शन से तो कोई बंदा नहीं कह सकता कि करप्शन जो है वो उसके खिलाफ पूरी तरह फुली कार्रवाई ना की जाए, लेकिन उसको डिस्टिंक्शन ड्रॉ करना है कि कौन जो है वो, और वो पहले तहकीकात से ही होगा, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, प्रोसीजर्स ऑफ क्राइम क्या है, मगर उधर पहुंचेंगे कैसे? अगर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और पैनामा ने कहा हम आपके साथ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करेंगे, फिर कैसे पहुंचेंगे उधर? नहीं, इन्होंने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लिए रिक्वेस्ट की है यूके को फॉर एग्जांपल। सो वी विल हैव टू वेट एंड सी व्हाट दे डू वेट एंड देयर टाइम भी इसमें लगेगा, और ये कुछ दिनों की या कुछ महीनों की भी बात नहीं है, कुछ चंद सालों की बात है। ठीक है, खुरम हाशमी साहब, शौकत यूसुफ जईद साहब, शब्बर जैदी साहब, और हमें ज्वाइन किया था बैरिस्टर राशिद असलम साहब ने भी लंदन से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, करप्शन का खात्मा कौन नहीं चाहता, मगर सिर्फ ये इल्तिजा है कि इससे पहले के इल्ज़ाम लगें, तहकीकाती इदारों को चाहिए कि अपनी तफ्तीश जो है वो मुकम्मल करें और कॉम्प्रिहेंसिव करें। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।